स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है दो साथी जिन्हें लेकर हम बात करेंगे कि पंजाब के पूर्व डीजीपी जो है मोहम्मद मुस्तफा, उनके बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में पंचकुला में लाश मिलती है। इसके बाद जो कहानी आती है सामने वो लगातार सवालों के घेरे में है। यहाँ तक कि पूर्व डीजीपी साहब जो है वो अपने घर से बयान जारी किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनके बेटे ने एलिगेशंस लगाए हैं और उन तमाम सवालों के जवाब में पूर्व डीजीपी ने पूरी कहानी बता दी है। इसी को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे कि आखिर डीजीपी का क्या कहना है और किस तरह के आरोप उनके बेटे ने लगाया था। क्या कहना आपका? देखिए, अभी कल उनका जो क्लैरिफिकेशन है उनके तरफ से, क्योंकि वो 3 दिन से मीडिया के सामने वो बात नहीं कर रहे थे और उनके ऊपर तमाम आरोप लगे। वो रिटायर कब हुए? 2021 में। और वो बता रहे हैं कि 17 साल से उनका बेटा ड्रग एडिक्ट था, 18 साल से ड्रग एडिक्ट था। मतलब इनके कार्यकाल में, मतलब ये जब डीजीपी थे तभी भी वो एक्टिवली थे। और वो बोल रहे थे कम से कम 10 बार मैंने उसे समझाया, वो ड्रग कर आता था, मारपीट करता था। मतलब जब ये ड्रग के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, एंटी ड्रग जब ये कैंपेन चला रहे थे, जिस टाइम पे पंजाब को ड्रग मुक्त करने के लिए ये एक्टिव थे, इनके घर में एक ऐसा शख्स था जो ड्रग किए जा रहा था। मतलब तो ये कितना बड़ा फेलियर है। सबसे पहली चीज, मतलब आपके पास पूरा लाव लश्कर है, आपके पास सब कुछ है, आप अपने बेटे को रोक नहीं पाए, विच इज़ वेरी इंपॉसिबल। कि मतलब मैं बोलूँ कि मैं अपने बेटे पे नजर नहीं रख पाया डीजीपी होकर, और वो ड्रग कर रहा था, उसको मतलब मतलब जो ड्रग सप्लायर उनको डर नहीं है कि डीजीपी के बेटे को ड्रग दे रहे। ये तो मिली भगत है। मतलब ये मिली भगत। अगर मैं खुद डीजीपी हूं और मेरे बेटे को कोई लाके ड्रग दे रहा है, मतलब उसको तो डीजीपी का डर नहीं है और आप एंटी प्रोग्राम चला रहे हो। चलिए एक चीज हो गई, वो ड्रग चला रहा है, पिछले कई सालों से वो ड्रग करता आ रहा है, आपने उसकी कंप्लेंट भी कराई, उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी आपके खिलाफ जो भी है, आपने बोला कि उसे बीमारी है, फिर उसने एक और वीडियो बनाई, हाँ माफीनामा। लेकिन उस वीडियो की अगर आखिर में आप सुनोगे तो वो बोल रहा है, वो एक गाली देता है अपने परिवार वाले को और बोलता है मुझे मार देंगे, अब देखते हैं कब मारते हैं कब नहीं मारते। अचानक से सिच वाली सिचुएशन थी। यहाँ एक चीज़ मैं बताऊं, जो तुमने प्रवेश भाई बोला भी कि उन्होंने कैंपेन चला रहे थे एंटी ड्रग्स के लिए, सब कुछ था। और यहाँ ना उन्होंने एक बात और बोली है, उन्होंने कहा है कि जब मेरे पता चला कि मेरा बेटा ड्रग्स कर रहा है तो उसकी मैं कई बार होता था ड्रग्स वो करता था, तो मैं उसके मोबाइल से नंबर निकाल के पेडलर्स के बारे में वो नंबर आगे टीम को फॉरवर्ड करता था और फिर उनको पकड़ता था। लेकिन बात यही है, कहने लगे कि एक को पकड़ता था, दूसरा के ड्रग्स दे दिया जाता था। मतलब यहाँ अपने आप में सोचने वाली बात है कि ये जो ड्रग्स का जाल है, ये ड्रग्स जैसा जो जहर है, वो किस हद तक पंजाब में फैला हुआ है कि इतनी इजीली एक्सेसिबल है ड्रग्स। मैं इस पे आपको ना काउंटर करूंगी। जैसे आपने देखा होगा कि सुशांत का केस हुआ था, उस टाइम पे बॉलीवुड में जो नेक्सस चल रहा था ड्रग पेडलर का, कई पकड़े भी गए थे। तो ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ये कल्चर है। अगर देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये एक्टिव है, मुंबई की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, गुड़गांव, अगर हरियाणा की बात करूँ, तो वहां पर भी काफी हम सुनते आए हैं कि रेव पार्टी होती है। तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर ड्रग्स पेडलर इजिली पहुंचते हैं और बहुत इजी वे से ये अवेलेबल करा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेलियर आता है, क्योंकि आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और आपके नाक के नीचे ये नेक्सस पूरा चल रहा है। देखिए, अगर ड्रग की बात ही कर रहे हैं, मतलब मैं इसको ड्रग की तरफ क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि सब घूम फिर के आ रहा है ड्रग्स पे। और पंजाब खुद वो डीजीपी रहते हुए उन्होंने ड्रग को संभाल नहीं पाया। अभी भी सिचुएशन सेम है। बताइए, उनके बेटे को अभी तक ड्रग्स मिल रहे, तो बोल रहे हैं उन्होंने बहुत बार था। अब देखिए, ड्रग के भी बहुत पैमाने की उन्होंने शुरुआत में बोली कि मेरा बेटा पहले सूखा नशा करता था, फिर हीरोइन, अफीम के बाद वो वाइट लेने लगा, वाइट के बाद उन्होंने स्काई करके एक नशा बताया, बोलता है जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो, आइस, जिसके बाद फिर उन्होंने बोला एसिड पेपर, जो बताया उन्होंने बताया बकायदा कि वो शिमला गया था तो एसिड पेपर लिया। तमाम तरह के नशे, ये नशे गरीब घर के बच्चे नहीं कर सकते, इसके लिए पैसा लगता है। या तो इनके बेटे के पास उतना पैसा आ रहा था, ईजी एक्सेस मनी था, पैसा इतना ज़्यादा आ रहा था ये ड्रग्स करने के लिए, या तो उसकी संगति ऐसी थी वैसे लोगों के साथ, या तो जो उनमें पहुंचा रहा था ये सोच के पहुंचा रहा था कि डीजीपी का बेटा है। क्योंकि मतलब आप वो सस्ते ड्रग्स नहीं है ना, 10 रुपये 100 रुपये की, यहाँ एक कहावत चलती कि 100 रुपये की पुड़िया, वो तो नहीं है। कि वो उन्होंने बोला कि वो शुरुआत में वीड करता था, मतलब गांजे का सेवन शुरुआत में करता था। तो मतलब इतने सालों से नशा करता आ रहा था, मतलब अपने बेटे को संभाल नहीं पाए वो। मैं बिल्कुल बोलूँगा संभाल नहीं पाए, क्योंकि एक पेरेंट के साथ आप एक खुद डीजीपी थे ना, मतलब आपके घर में ड्रग पेडलरों ने घुसपैठ कर दी। ये सबसे बड़ी नाकामी है आपकी वर्किंग पीरियड की, मतलब सच में सबसे बड़ी नाकामी है। और आपको बता
ये बात तो पता है प्रवेश भाई, उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट करी है कैमरे पे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने घर के अंदर अपने बेटे को इस चीज़ में सुधार नहीं पाया, मैं नाकामयाब हो गया। ये बातें उन्होंने ऑन कैमरा एक्सेप्ट करी हैं। लेकिन बात यही है, एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता है। अगर मान लिए डीजीपी को पता था कि बेटा इस हद तक ड्रग्स में पूरी तरह एडिक्ट हो चुका है, इन्वॉल्व है, और उसको लगातार ड्रग्स मिल भी रहे हैं, तो उस टाइम पे भाई वो डीजीपी थे, अपने आप में एक मतलब आपके पास पूरी पुलिस का तंत्र है भाई, पूरा पुलिस की पावर है आपके हाथ में। आप जिसको चाहोगे जैसे चाहोगे उसको पूरे बिल्कुल कोने तक घुस के उस पूरी चीज़ को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उस टाइम पे वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई और ना अब ख़त्म हुई है। और यहाँ पे अब हम अगर बोलते हैं कि डीजीपी के साथ देखो ऐसा हो गया, उनके बेटे की डेथ हो गई, बिल्कुल हुई है, हमें उस चीज़ के लिए समझना चाहिए, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं, उनके परिवार के साथ हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो ड्रग्स जैसी चीज़ है वो पुलिस ऑफिसर, वो भी डीजीपी लेवल के अगर घर तक पहुंची हुई है, तो आम जनता जो यूथ है वो कितना इस नशे से सुरक्षित है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने एक और चीज़ बोली, मैं सुन रहा था कि एक बार वो जब स्काई आइस करके आया था तो मैंने उस समय के जो डीजी थे उनसे बात की और मैंने बोला कि ये कौन है, उसको रोको। आपको सिर्फ अपने बेटे की चिंता है, सोचिए, मतलब वो भी वो बातों से उनके लग रही कि उन्होंने अपने बेटे के लिए बोला। उन्हें बोलना चाहिए था नेक्सस खत्म करो, मेरे बेटे के पास ये आया पहुंचा कैसे, ये नेक्सस खत्म करो। और आपने मतलब बहुत मतलब ये कितना हार्श रियलिटी है, मतलब कितनी हार्श रियलिटी है कि इसमें तो लग रहा है मिली भगत थी उस समय पे। मतलब कितने इजीली जो ड्रग तस्कर हैं वो फल फूल रहे थे, इजीली फल फूल रहे थे ना। मुझे डर ही होना चाहिए भाई, डीजीपी के बेटे को मैं जाके ड्रग्स दे रहा हूँ, इतना डर होना चाहिए। लेकिन मतलब डर नहीं था। हाँ, जैसे अभी ये पूरा केस सामने आया है, इसमें डीजीपी का जिक्र आया, डीजीपी के बेटे का आरोप लगे। इन आरोपों के बीच में एक आदमी का नाम सामने आता है जो पड़ोसी है, वो बोलता है, हाँ, वो बोलता है कि जो मौत है वो डेथ नहीं, मतलब वो नॉर्मल डेथ नहीं, वो मर्डर है। वो एक अलग ही पूरी कहानी लेकर आया, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। अभी इस केस में आपको क्या लगता है, शमशुद्दीन ने जो शख्स हैं जिन्होंने कंप्लेन कराई है, उनका इसमें क्या पॉलिटिकल कोई एजेंडा आपको लगता है कि जैसा कि डीजीपी ने बोला है, या एक्चुअल में इसमें कुछ ना कुछ मामला अलग है? जैसे प्रवेश ने बताया कि एक वीडियो आया जिसमें लास्ट में बोलते हैं कि ये लोग हो सकता है मुझे मार दें। मैं अगर दोनों वीडियो की बात करूं, 27 सितंबर को उसने पहला वीडियो बनाया था और वो 18 मिनट के करीब का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें तरह तरह के एलिगेशंस लगाए थे और यहाँ तक कि उसने रिहैब का भी जिक्र किया था कि कैसे मुझे घर से दूर किया गया था और रिहैब में जब गया मैं सुधरने की कोशिश कर रहा था, अपने साथ जो आप बीती थी उसे मैं काउंसलर के थ्रू बता रहा था, तब मेरे परिवार वाले रिहैब से मुझे वापस लाते हैं और काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ये साफ साफ उनके बेटे का आरोप था। इसके अलावा अगर मैं पड़ोसी की बात करूं, जिस तरह के उसने जाकर एफआईआर दर्ज कराए हैं उनकी वाइफ पे, उनकी बेटी पे और बहू पे, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर वो लड़का कहते नजर आता है कि उनके पिता के साथ जो भी चीज़ें हैं या फिर उस परिवार में जो कुछ हो रहा था, तरह तरह के जो एलिगेशंस लगाए थे, मुझे लगता है जांच का विषय है, इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और एक पक्ष को लेकर हम नहीं कह सकते क्योंकि वो बेटा अब रहा नहीं है, उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हम ड्रग्स पे ही नहीं जा सकते क्योंकि कहानी हो सकता है पीछे पर्दे की कहानी कुछ और भी हो। आने वाले टाइम में ये पता होगा कि आखिर पर्दे के पीछे की कहानी थी तो थी क्या। एक चीज़ थी उसमें, अगर वो सिजोफ्रेनिया की जो बात करें उसे बीमारी थी तो उसकी मेडिकल काउंसलिंग की गई होगी, मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी। हाँ, एक और चीज़ थी, अगर मैंने उसकी तीनों वीडियो देखी ना तो कुछ तो गड़बड़ थी। मतलब मैं क्योंकि वो शुरुआत करता है, मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ, आज हवा को एंजॉय कर रहा हूँ, अचानक से स्प्लिट होता है, वो कुछ और चीज़ बोलने लगता है। पहले घर वालों की तारीफ करता है, अक्टूबर वाली जो वीडियो तारीफ करता है। मुझे लगा पूरी वीडियो में अपने घर वालों की तारीफ ही करेगा। मैं वीडियो बंद ही करने वाला था, तब तक अचानक से बोलता है, गाली देता है और बोलता है पता नहीं लेकिन इन लोग मुझे कब मरवा दे। दिस इज स्प्लिट पर्सनैलिटी। हाँ, 8 अक्टूबर वाली बात है, मतलब दिस इज स्प्लिट पर्सनैलिटी, मतलब कुछ तो ऐसा है कि गड़बड़ थी चीज़ें। और एक और चीज़ थी, मुझे डीजीपी सर है जो जिन्होंने बात बोली, पूर्व डीजीपी, उनकी एक बात तो मुझे लग रही कहीं ना कहीं सच है। वो बोल रही हैं इतना कुछ कर रहा था, उसको मोबाइल का एक्सेस था, सब कुछ था, उसके पास इंटरनेट था, सब था। उसने जब हमारे खिलाफ पहली वीडियो डाली थी तभी हम उसका मोबाइल छीन लेते, तभी हम उसका पूरा एक्सेस बंद कर देते, डिलीट कर दो। उसने 3 घंटे बाद डिलीट की, फिर उसने वापस से एक माफीनामा, फिर नहीं, उसने फिर वापस से एक और डाला, डायरी माय डेथ डिक्लेरेशन। उसने ना एक चीज और बोली कि जो दूसरी वीडियो जो उन्होंने डाली है, उस दूसरी वीडियो
वीडियो में जो है उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि वो वीडियो एक तरीके से उसने जो पूरा चीज़ हुई थी उसमें उसने वीडियो में ये बोला कि ये वीडियो मैंने 1 साल पहले रिकॉर्ड करी थी, जबकि वो गई थी थोड़े टाइम पहले 6 तारीख को। हाँ, और वो बोलता है कि वो वीडियो मैंने 1 साल पहले उसमें अपलोड करी थी। लेकिन बात यही है, वो उस टाइम पे उस इंसान के दिमाग में मेंटली वो उस सिचुएशन में नहीं था, वो उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि आप उस चीज़ को सही मानो। लेकिन पुलिस ने उसी वीडियो को आधार बनाकर, जो FIR दर्ज हुई है ना, वो उसी वीडियो को आधार बनाकर दर्ज हुई है। देखिए एक और चीज़ है, उनके पिता ने 2-4 चीज़ें बताई जिसके तो उनके पास सबूत है। उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ 4-5 बार कंप्लेंट की है, 4-5 बार पुलिस को घर पे बुलाया, उसको रात भर कस्टडी में भी रखा गया था, उसने अपनी बहन को बहुत मारा था, जिसकी बाकायदा पुलिस कंप्लेंट है, मेडिकल। लेकिन बाद में बाप तो बाप है, माँ तो माँ, बोले जाने दो यार, घर का बेटा है, नाम खराब होगा, हम पॉलिटिकली एक्टिव हैं, नाम बदनाम हमारा ही होगा। फिर उन्होंने अपने बेटे को कंप्लेंट वापस ले ली, उसे छुड़ा कर ला दिया। घर पे लड़ाई झगड़ा करता था, जो बाकी नौकर चाकर जो जितने लोग हैं वो लोग भी बोलते हैं हाँ लड़ाई झगड़ा करता था वैसे। अब उसकी अगर परिवार वालों की एक चीज़ देखें, अगर आप इतना कुछ करो, अपने परिवार को बदनाम करो, तो कोई भी अपने बेटे को अपने साथ नहीं रखेगा, टॉलरेट नहीं करेगा। तो उनके परिवार वाले एक चीज़ तो है, कुछ ना कुछ तो सह रहे थे, वो मजबूरी थी या कुछ और था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन देखो, एक पेरेंट है, अगर मैं अपने पिता के खिलाफ उल्टा सीधा बोलूँगा सोशल मीडिया, तो मेरे पापा तो मुझे नहीं रखेंगे अपने साथ। हाँ, तो एक पिता ने साथ दिया, तो मुझे लगता है पहले ही हमें ना, पहले पन्ने पे हमें जज नहीं करना चाहिए। सच में क्या पता उसकी मेंटल स्थिति ठीक ना हो और उस वजह से वो चीज़ें कर रहा था और उसका ये रिपरकशन था जो उसने सोशल मीडिया पे चीज़ें की, तो उस पर हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट उसे संभाल ही रहे थे। उसके पास एक्सेस था, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था, सोशल मीडिया पे लोगों से बात करता था, अपने दोस्त यारों से बात करता। अगर उसको किसी तरह की पाबंदी होती तो उसका अगले दिन ही मोबाइल छीन लेते और उसको पूरी तरह से बंदी बना के रखते। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मतलब अभी नज़र नहीं आ रही। एक और चीज़ है, जैसे कि तुमने बोला कि एक्सेस था, ये तमाम चीज़ें थी, तो क्या एक लड़के के लिए जाकर पुलिस कंप्लेन करना और एक पूर्व DGP के खिलाफ कोई कार्रवाई होती? तुम्हें लगता है इतना आसान है ये चीज़ें? कि मैं बोल रही हूँ कि पूर्व DGP उसके फादर है ऑल दो, लेकिन फिर भी आसान तो नहीं होता। मुझे नहीं लगता ये रास्ता इतना आसान था, और सवालों के घेरे में उनके पिता इसलिए भी हैं क्योंकि पड़ोसी ने जो आरोप लगाए हैं, उनका कहना था कि जो बेटा है अकील, उसका डेड बॉडी जो है सस्पिशियस तरह से उनके घर में मिला था, और उनकी बहन जो थी वो सेक्टर 6 में ले जाती है सिविल हॉस्पिटल, जहां पर बताया जाता है कि दवा के ओवरडोज से उसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा उसने सवाल उठाए थे कि ये लोग रहने वाले यूपी के सहारनपुर के थे, लेकिन पिछले कई सालों से वहां गए नहीं थे, और इस तरह से जब उनके बेटे की लाश वहां पर मिलती है तो ये फौरन अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं यूपी के सहारनपुर में। वो सवाल जाते जाते पड़ोसी ने उठाया था, जो मुझे लगा लेकिन ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इसमें कोई ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर किसी की डेथ होती है तो वो लोग चाहते हैं कि हमारा जो अपना है उसको जब दफन करें, जैसे मुस्लिम में होता है, मुस्लिम रीति रिवाज से जैसे होता है कि उसको मिट्टी में दफन करें, तो वो चाहते हैं कि हमारे उस जगह करें जो हमारा पैतृक गांव है, जो हमारे अपने लोग रहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं। तो वो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। घर वाले भागे नहीं। उनके पिता कह रहे हैं कि मैं तो जांच में पूरी तरह सहयोग करूंगा। देखिए, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, विसरा रिपोर्ट में कारण पता चल जाएगा, डेथ का कारण क्या है। तो वो सिरिंज के उसके हाथ में वो मिले, निशान मिले, वो ड्रग, तो परिवार वाले तो आरोप लगा ही रहे ड्रग करे। अब देखिए, 2 चीज़ें, ड्रग करता था या उस रात को ओवरडोज नशा देकर उसे मार, मतलब दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ मुझे लगता है यहाँ जांच का विषय है, और जिन लोगों के ऊपर अगर लग रहा है, जिन लोगों की उपस्थिति वहाँ संदिग्ध लग रही है, उन लोगों के खिलाफ जांच हो, ठीक से जांच हो। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है परिवार को एक साथ कटघरे में खड़ा करना मुझे नहीं, क्योंकि देखिए उसने वीडियो में अपनी मम्मी के बारे में भी बुरा भला कहा है, अपनी बहन के बारे में भी बुरा भला कहा है, मतलब एक पूरे परिवार को ही उसने डिफेम किया है। तो उसकी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, आप अगर आप लोग कोई भी अगर रिहैब सेंटर गए होंगे, आप रिहैब सेंटर चले जाइए, आपको वहाँ 90% लोग जो है ना अपने परिवार वालों को गाली देते। मैं एकदम सच बता रहा हूँ, मैं रिहैब सेंटर गया हूँ, बच्चों से मिल के आया हूँ, वो अपने परिवार वालों के बारे में इतना बुरा भला कहेंगे। हाँ, इस चीज़ का बताओ, आपने मूवी देखी है संजय? उसमें ना एक सीन है जिसमें वो बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता था कि बिल्कुल ठंड लग रही है, कभी एकदम गर्मी लगती थी। तो देखिए, ड्रग्स की लत लगने के बाद उस ड्रग्स को छोड़ना अपने आप में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका अंदाज़ा आप और मैं नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग एडिक्ट नहीं हैं। इसका अंदाज़ा और इसके जो असर होता है ना, जब ड्रग्स को इंसान छोड़ने की प्रोसेस में होता है, वो इतना ज़्यादा कठिन होता है और इतना ज़्यादा तकलीफ और दर्दनाक होता है कि हर इंसान उसको झेल नहीं पाता है, और उस तकलीफ और दर्द के टाइम पे वो अपने परिवार को कोसता है।
गालियां देता है, कि उस टाइम पे बस उसका ये होता है कि किसी तरीके से चाहे मुझे 1% कोई ड्रग्स दे दे, मुझे बस दे दे, क्योंकि बॉडी ना उस टाइम पे छटपटाती है जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती है। और यही सिचुएशन थी जो उस टाइम पे उसके साथ हो रही होगी। बिल्कुल। और अब देखना होगा कि मुझे लगता है अब पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, एसआईटी की टीम क्या रिपोर्ट देती है, और हमें वेट करना चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि विसरा रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर आ पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में किसी को भी एक तरफा स्टोरी देख के हमें किसी को जज करना, पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा करना, मुझे नहीं लगता जायज़ है। अभी और सारी चीज़ें भी निकल कर सामने आनी चाहिए, जिसके बाद ही कोर्ट को तय करने दीजिए कि असली गुनहगार कौन है, उसकी जान दवा के ओवरडोज की वजह से गई है या उसके घर वाले उसके कातिल है। तो आगे इसमें जो भी अपडेट आएगा, जो भी रिपोर्ट आएगी, हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।